नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं ललन टॉप शो। और आज के शो में हम 2-3 खबरों पे प्रमुखता से चर्चा करेंगे। पहली खबर होगी राम मंदिर को लेके। कांग्रेस ने इनविटेशन डिक्लाइन कर दिया है राम मंदिर का जो निमंत्रण मिला था, और उसके बाद राजनीति शुरू हो रही है, बयानबाजियां हो रही हैं। क्या बयानबाजियां हुई हैं, क्या खेमया क्या कह रहा है, और कांग्रेस का राम मंदिर से जुड़ाव किन मुद्दों को लेकर पास्ट में कैसा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे निखिल गुप्ता के केस की। निखिल गुप्ता, जिन पर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अमेरिका में खालिस्तानी एक्टिविस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए साजिश रची और असफल हुए, और चेक रिपब्लिक यानी प्राग, वहाँ के प्राग में अरेस्ट हो गए और अब भी वहीं हैं। और क्या अब ऐसी जो बातें हो रही हैं उनमें ये संभावना दिख रही है कि निखिल गुप्ता को जल्द जेल से आज़ाद किया जा सकता है। और फिर हम चलेंगे बिहार, यानी वहाँ के पटना में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ जघन्य हिंसा हुई, उनका सामूहिक बलात्कार किया गया, एक लड़की की मौत हो गई और एक लड़की अस्पताल में अपने ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही है। और इसके बाद बयानबाजियाँ हो रही हैं और पुलिस एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन हम इन सब घटनाओं पे बात करें उसके पहले दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी में बात सूचना सेठ वाले केस की। 7 और 8 जनवरी के दिन सूचना सेठ ने गोवा के एक होटल में अपने बेटे को कथित तौर पर मार डाला था, दम घोंट के। और कफ सिरप का जो एंगल आया था हमने उसे कल और परसों के, बीते कल के और परसों के ललन टॉप शो में बताया था। फिर बेटे की लाश को लेकर वो कर्नाटक चली गई थी टैक्सी से। फिर टैक्सी ड्राइवर ने सूचना को पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने जांच की तो लाश बरामद हुई। अब टैक्सी ड्राइवर ने इंडिया टुडे से बातचीत में कुछ खुलासे किए हैं। ड्राइवर का नाम रेजॉय। उन्होंने कहा है कि जब वो कैब में बैठी थी सूचना सेठ तो वो बिल्कुल चुप थी, वो कुछ नहीं कह रही थी। अलबत्ता जब वो गोवा से कर्नाटक के लिए रात 12:30 बजे रवाना हुए तो रास्ते में कर्नाटक बॉर्डर के पास किसी एक्सीडेंट की वजह से जाम लगा हुआ था। उन्होंने सूचना सेठ से कहा कि वो यू टर्न लेकर उन्हें एयरपोर्ट पे छोड़ सकते हैं तो, और वो गोवा एयरपोर्ट से बेंगलुरु की यात्रा कर सकती हैं। लेकिन सूचना सेठ ने मना कर दिया, कहा कि वो जाएंगी तो कैब से ही जाएंगी। ड्राइवर ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने सूचना सेठ का बैग जब होटल से उठाकर कैब में रखा तो वो बैग जो था वो अप्राकृतिक रूप से भारी था। सूचना सेठ ने कहा था कि बैग में शराब की बोतलें हैं, जबकि बैग में उनका 4 साल का बेटा, उसकी डेड बॉडी मौजूद थी। ड्राइवर ने यह भी कहा कि जब कर्नाटक के एक पुलिस स्टेशन में जीपीएस की मदद से उन्होंने लोकेट किया और उसके बाद सूचना सेठ को उस पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया गया और बॉडी बरामद हुई, तो इन सब के बाद भी सूचना सेठ चुप बैठी रहीं, चेहरे पर शिकन नहीं थी। और बाद में पुलिस पूछताछ में कहा कि वो सोई थीं, उनका बेटा भी सोया था, उसकी मौत कैसे हुई उन्हें नहीं पता। इस मामले में गोवा पुलिस की ओर से बयान जारी किया गया, पत्रकारों से बात की गई। क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। अभी तक जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स ने मुझे बताया है कि जो एक्यूज्ड है वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बट हम उनको वो जो साक्ष्य हमें मिले हैं, सीन ऑफ ऑफेंस है, टैक्सी ड्राइवर का स्टेटमेंट है, होटल वाले का, तो हम इन सभी चीज़ों को उनको कॉन्फ्रंट कराएंगे और हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। क्योंकि जब अक्यूज्ड कस्टडी में होता है तो हमारे पास 90 दिन होते हैं चार्जशीट बनाने के, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के, मोटिव एस्टैब्लिश करने के और किसी लॉजिकल निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है और बहुत सारी एविडेंस को अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको कॉन्फ्रंट किया जाएगा। उसके बाद एक निष्कर्ष पे मोटिव के बारे में, जो चूँकि ये अपने आप में एक पेचीदा केस है कि एक मदर के द्वारा अपने बच्चे की हत्या का मामला है, तो इसको हम एक लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। अगली सुर्खी में बात एक देश और एक चुनाव की। केंद्र सरकार की एक जुगत है कि पूरे देश में सारे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव एक साथ किए जाएं और विचार चल रहा है इस पे। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति जताई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाई है एक देश एक चुनाव को लेकर, उस कमेटी के एक सचिव हैं डॉक्टर नितिन चंद्रा।
अब ममता बनर्जी ने उन्हें एक लेटर लिखा है और इस लेटर में उन्होंने कहा है कि चूंकि ये देश के संवैधानिक ढांचे के, एक मूलभूत संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है और ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम को देश में बढ़ावा देगा, इसलिए वो इसे अस्वीकार करती हैं। बता दें कि 18 अक्टूबर 2023 को जो सच कमेटी है, कमेटी की ओर से ममता बनर्जी को लेटर भेजा गया था, जैसे हर मुख्यमंत्री को लेटर भेजा गया था एक देश एक चुनाव पर राय जानने के लिए। उस पर ही ममता बनर्जी ने इस पर अपनी राय व्यक्त की है। तो ममता बनर्जी ने ये जो लेटर अपना लिखा है उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमारे संविधान में हमें सरकार की संसदीय और विधायी प्रणाली दी गई है और इसे जब तैयार किया गया था तो तमाम राज्यों की विविधताओं और उनकी बहुलता को ध्यान में रख के किया गया था। अब जो नया प्रपोजल आया है एक देश एक चुनाव का, वो चुपके से ऑटोक्रेटिक यानी अलोकतांत्रिक तरीके से एक छत्र राज स्थापित करने की ओर है। वो इस प्रपोजल के प्रावधानों से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा इसे अस्वीकार करती हैं। अगली सुर्खी में भी बात बंगाल से ही जुड़ी हुई, वहां पर ईडी के अधिकारियों पे यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पे बीते दिनों अटैक हुआ था। अब बंगाल पुलिस को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों पर कोई एक्शन लेने से बंगाल पुलिस को रोक दिया है। जांच पर 31 मार्च तक की रोक लगाई है। अब बंगाल में इस राशन घोटाले में जो राशन घोटाला केस है उसकी ईडी लंबे दिनों से जांच कर रही है। 5 जनवरी के दिन संदेश खली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर ईडी की टीम पहुंची थी। जब पहुंची तो वहां पे ग्रामीणों ने और आसपास के लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर और टीम पर और साथ में मौजूद अर्धसैनिक बलों के सिपाहियों पे हमला कर दिया। गाड़ी तोड़ी गई, 3 अधिकारी घायल भी हुए, तस्वीरें वायरल हुई थी काफ़ी। और इसके बाद बंगाल पुलिस ने ईडी के ही अधिकारियों पे केस दर्ज कर लिया। इसके बाद ईडी के अधिकारी कोलकाता हाईकोर्ट गए और वहां पर याचिका लगाई इस पुलिस एक्शन के खिलाफ, जिस पे ये आज फैसला आया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है, बंगाल हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि केस की डायरी अदालत के सामने रखी जाए। उस मामले की पूरी सुनवाई मार्च की 22 तारीख को अब मुकर्रर हुई है। सुर्खियां समाप्त, अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात राम मंदिर पर मचे बवाल की। 10 जनवरी किसान कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई। इसमें कहा गया कि चूंकि 22 जनवरी को होने वाला प्राण प्रतिष्ठा समारोह भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इवेंट है, इसलिए इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं होंगे। ऐसा हमने आपको कल भी बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि हम 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और ये इवेंट लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, अदबने मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, इसलिए भी हम इस आयोजन में शामिल नहीं होंगे। हम 2019 वाली बात से अपनी बात शुरू करते हैं। अब कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराने के लिए आपने ध्यान दिया कि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया है। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, जब साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल सूट वाले केस में जब अपना निर्णय सुनाया था और उस परिसर में मंदिर बनाने की अनुमति दी थी, तो इसी कांग्रेस पार्टी ने उस समय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया था और कहा था कि यह फैसला राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में है। लेकिन राम मंदिर की जो सालों से चली आ रही बहस है, उससे कांग्रेस का जुड़ाव बना हुआ है लगातार। ये 2019 से नहीं है, ये साल 86 से है, जब राजीव गांधी की केंद्र में सरकार थी और बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया था। हुआ ये था कि साल 1985 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच से एक फैसला आया था। ये था चर्चित शाहबानो केस। मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला शाहबानो को, उनकी उम्र 62 साल थी, उनके पति ने तलाक यानी 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया था और 5 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया था। वो सालों से कोर्ट में लड़ाइयाँ लड़ रही थीं पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए। तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निर्णय दिया कि शाहबानो के पूर्व पति यानी जिन्होंने उनको तलाक दे दिया है, वो 500 रुपये प्रति महीने उन्हें गुजारा भत्ता दें। लेकिन साल 1986 में राजीव गांधी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के उलट एक विधेयक लेकर आई। इसमें कहा गया था कि कोई भी अगर मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसे सिर्फ 90 दिनों यानी 3 महीने के लिए अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने की जरूरत है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाला निर्णय था। शाहबानो कोर्ट में जीत कर भी हार गई थीं। इस फैसले के बाद राजीव गांधी की सरकार को मुस्लिम परस्त करार दिया गया, उन पर पक्षपाती किस्म की राजनीति करने के आरोप लगे।
कहा जाता है कि राजीव गांधी सरकार ने इसी फैसले के प्रभाव को और अपने पर लग रहे आरोपों को कैंसिल आउट करने के लिए फैजाबाद की सेशंस कोर्ट पे दबाव डाला कि ताकि बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने का आदेश दिया जा सके। तो साल 1986 में जब फैजाबाद की कोर्ट ने आदेश दिया तो आदेश के 40 मिनटों के भीतर ही मस्जिद का ताला खोल दिया गया था और दूरदर्शन पर इसकी तस्वीरें लाइव दिखाई जा रही थीं। इस पर साजिश की बू इसलिए भी आती है क्योंकि उस समय अयोध्या से लखनऊ की दूरी 3 घंटे से भी ज़्यादा की थी और 40 मिनट में खोले गए ताले की तस्वीरें लाइव पूरा देश देख रहा था। राजीव गांधी पे लगे आरोप तो कांग्रेस के नेताओं ने मना किया, लेकिन 3 साल बाद यानी 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने जब उसी विवादित स्थल पर शिलान्यास करने की अनुमति मांगी तो राजीव गांधी ने इसकी अनुमति दी। फिर साल आता है 1991 जब चुनाव के मैनिफेस्टो ने कांग्रेस में ऐलान किया कि वो राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं लेकिन मस्जिद को नुकसान की शर्त पर नहीं। फिर साल आता है 1992, 6 दिसंबर के दिन कार सेवा के दौरान कुछ कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। उस समय भी केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव वाली सरकार थी और अब कांग्रेस पार्टी ये बयान दे रही है क्योंकि ये भाजपा और आरएसएस का इवेंट है इसलिए वो इसमें नहीं जाएंगे। इसके बाद 11 जनवरी यानी आज के दिन भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पे ये आरोप लगाए। नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भाई नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है। उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया, जबकि उल्लेखनीय यह है कि अंग्रेजों के जमाने की संसद का बहिष्कार नहीं हुआ था वॉइसराय के टाइम में। जीएसटी लागू हुआ, भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया। G20 अभी अभी हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्ट्राध्यक्ष और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए। क्योंकि मैं पुनः विनम्रता से कह दूं कि नॉन अलाइन समिट भी हुआ था, पर नॉन अलाइन समिट उस समय वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था एंड G20 इज कंसीडर्ड एज द पावर सेंटर। उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। अरे भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्भव था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया, जबकि वो हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, परंतु ये एक संयोग की बात थी। देखिए, एक अनुसूचित जाति से थे, एक अनुसूचित जनजाति से थी, इसके बावजूद आपने बहिष्कार किया और अभिभाषण का बहिष्कार करके आपको मिलना क्या था, यह भी बहुत स्पष्ट था। याद करिए, कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रतिरोध के बाद आधे अधूरे मन से रस्म अदायगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया और अब हम उसको गर्व के साथ मनाते हैं। जब मई 1998 में पोखरण विस्फोट हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में, कांग्रेस ने 10 दिन तक बयान ही नहीं दिया और फिर उसके बाद भी नकारात्मक प्रकार की प्रक्रियाएं, जबकि भारत ने पहली बार कहा था कि वी हैव डिक्लेयर्ड नाउ वी हैव बिकम द न्यूक्लियर स्टेट। कितना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन था, परंतु उसके भी ये विरोध में खड़े हो गए। और तो और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही। जाहिर है कि तमाम बयानबाजियां इन नेताओं के लिए खाद पानी है। उम्मीद है कि इन खाद पानी से देश के तमाम हर एक नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता और उसकी अक्षुण्णता बर्बाद न हो। और इस उम्मीद के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। ध्यान दीजिए कि हमने 30 नवंबर 2023 के ललन टॉप शो में आपको गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की जो कोशिश हुई थी और उसमें अमेरिका में जो केस चल रहा है उसके बारे में विस्तार से बताया था। कौन गुरपतवंत सिंह पन्नू? खालिस्तानी आतंकी, और उसको मारने में अमेरिका में केस चल रहा है। मारने के केस में, क्योंकि वो जिंदा है, वो केस चल रहा है 2 लोगों पर, भारतीय मूल के 2 लोग। एक का नाम सामने आया है और एक का नाम सामने नहीं आया है। जिनका नाम सामने आया है उसका नाम है निखिल गुप्ता और जो नहीं सामने आया है वो है कोई भारत का अधिकारी।
निखिल गुप्ता पर आरोप थे कि उसने ही पन्नू को मारने के लिए सुपारी दी, ज़रूरी जानकारियां और तमाम चीज़ें मुहैया कराईं। अब निखिल को जून 2023 में चेक रिपब्लिक में अरेस्ट कर लिया गया। इसके पहले पन्नू का मर्डर एग्जीक्यूट हो पाता। चेक रिपब्लिक के प्राग की जेल में वो अभी भी बंद है। अब इसे अमेरिका के अधिकारियों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। और अब अपने देश में जो खबरें आ रही हैं वो इस केस की ओर इशारा करती हैं कि शायद कोई बढ़त सामने आएगी। गुजरात के गांधीनगर में एक आयोजन चल रहा है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। ये गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी को तक चलेगा और वहाँ पर कल चेक रिपब्लिक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और पीएम मोदी, भारत के पीएम मोदी, उनके बीच में एक मीटिंग हुई। उनके बीच में मीटिंग, ये कई लोगों की भीड़ में हुई मीटिंग नहीं थी, ये साइड लाइंस में की गई मीटिंग थी। यानी एक मीटिंग जिसमें बायलैटरल मीटिंग होती है, एक देश के लोग होते हैं और दूसरे देश के लोग होते हैं, बाकी लोग नहीं होते हैं। प्रेस और फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद कमरे को बंद कर दिया जाता है और बंद कमरे में बातचीत होती है। तो दोनों देशों के बीच क्या क्या बातचीत हुई, हम आपको आधिकारिक बयानों को पढ़कर बिंदुवार समझाते हैं। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा, साइंस, नए प्रयोग और रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर बात की। दोनों देश एक दूसरे की अखंडता और अक्षुण्णता को ख्याल में रखेंगे ताकि दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और ज़्यादा सहयोग स्थापित कर सकें। ध्यान रहे कि ये आधिकारिक बयान थे जो सरकारें अपनी अपनी ओर से जारी करती हैं या सरकार की एजेंसियां जारी करती हैं, लेकिन आधिकारिक बयानों में एक पॉइंट मिसिंग था, वो था निखिल गुप्ता का। क्या इन दोनों देशों के बीच निखिल गुप्ता को लेकर कोई बात हुई थी? क्या भारत सरकार ने आग्रह किया था कि निखिल को डिपोर्ट किया जाए? क्या चेक रिपब्लिक निखिल गुप्ता को छोड़ने पर विचार करेगा? सुनिए एक्सपर्ट्स को जो इन मीटिंग्स के निहितार्थ को हमें थोड़ा विस्तार से समझा रहे हैं। भारत ने आग्रह किया होगा, एक ट्रैक 2 जिसको बोलते हैं और ट्रैक 1.5 दोनों तरीके से भारत ने चेक रिपब्लिक से आग्रह किया होगा। लेकिन जो रिलेशनशिप है या जो केस है वो सब जुडिस अभी है। तो किसी भी गवर्नमेंट, अगर आप चेक रिपब्लिक हैं तो आप यू आर बाउंड बाय इन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और तो आपने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है, तो उस पे काफी कुछ निर्भर होता है। इसीलिए आपको कॉन्सुलर एक्सेस जो है वो चेक रिपब्लिक ने अलाउ किया हुआ है अभी। सो काफी चीजें इस बात पर निर्भर है कि उस जो केस सब जुडिस है उसका हाल अभी कैसा है। मतलब क्या निखिल गुप्ता को कॉन्सुलर एक्सेस मिल रही है, लेकिन क्या इसमें चेक रिपब्लिक क्या कर सकता है, इस रोल पे विचार हो सकता है। लेकिन आगे चल के जब तक निखिल गुप्ता चेक रिपब्लिक में हैं और इन्वेस्टिगेशंस ऑन हैं, जितनी भी सहायता मिल सकती है निखिल गुप्ता को वो मिले, इसका रिक्वेस्ट जो है इंडिया चेक रिपब्लिक को जरूर करे। ध्यान रहे कि निखिल गुप्ता को लेकर भारत सरकार की ओर से कोई ओनरशिप नहीं ली गई है। भारत सरकार ने कोई ऐसा बयान या कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिया है कि जिससे ये स्पष्ट होता हो कि निखिल गुप्ता का भारत सरकार या सरकार के किसी अधिकारी से कोई कनेक्शन रहा है जिसकी वजह से उसने, अगर ऐसा आरोप सही है तो ऐसा करने का निर्णय लिया। इसीलिए हम इस सारी बातचीत को एक्सपर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक और बात को एक्सपर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, वो है चेक सरकार के अधिकारियों की भारत के दौरे की। दरअसल प्रमुख अंग्रेजी अखबारों में आज के दिन एक ऐड आया। ये ऐड छपा है निम्स जयपुर की ओर से, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर की ओर से। इस ऐड में चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वहाँ के विदेश मंत्री, वहाँ की एम्बेसडर और वहाँ के लगभग दर्जन भर अधिकारियों के फोटो छापे गए हैं और कहा गया है कि ये लोग जयपुर में मौजूद निम्स यूनिवर्सिटी में आज यानी 11 जनवरी को आ रहे हैं और ये वहाँ पर एक सेंटर का, हेल्थ सेंटर का उद्घाटन करेंगे और तमाम संस्थानों पे विजिट पे करेंगे। ध्यान दीजिए कि किसी विदेशी देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश आकर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दौरा करने आ रहा है। सुनने में ये अनेकों में एक घटना सरीखा लगता है। अब चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं वो राजस्थान की यात्रा पर हैं। भजन लाल शर्मा, सीएम भजन लाल शर्मा के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुके हैं। तो क्या भारत सरकार चेक रिपब्लिक से थोड़ा एक संबंध सुधारने की कोशिश में कर रही है?
अब ऐसे में कुछ सवाल उठे हैं, जैसे चेक के टॉप अधिकारी और नेता राजस्थान में कर क्या रहे हैं? क्या भारत चेक गणराज्य के साथ और ज़्यादा कूटनीतिक संबंध सुधारने की तैयारी कर रही है, बनाने की तैयारी कर रही है? और क्या इन कूटनीतिक संबंधों के बैकड्रॉप में निखिल गुप्ता को छुड़ाने की कोशिश भी हो सकती है? ये सवाल हमने एक्सपर्ट्स के सामने रखे, सुनिए उनके जवाब। जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ आने वाले समय में चेक गणराज्य कुछ इनोवेशन और कुछ नई चीजों को लेकर, तकनीकी को लेकर कुछ काम करेगा और वहां पे कुछ चेक गणराज्य की तरफ से कुछ निवेश के या कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में उनकी लंबी मंत्रणा हुई और इस दौरान दोनों देशों के बीच में क्या क्या चीजें हो सकती हैं इनको लेके बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि बातचीत का एजेंडा जो था वो पहले से तय था, क्योंकि वो उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर चुके थे और वो गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात के दौरान वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत कर चुके थे। तो इसलिए ये भारत और जो चेक गणराज्य है इनके कूटनीतिक संबंधों में ये जो मुलाकात है ये मील का पत्थर साबित हो सकती है। जयपुर की एक इंस्टीट्यूट है निम्स यूनिवर्सिटी, जिसमें कई मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अस्पताल और कई सारी चीजें चलती हैं। वहां पे एक सेंटर बनाया गया है, पेटर फियाला ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च इनोवेशन। उसकी उन्होंने आधारशिला रखी और उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के भी कई सहयोगी इस दौरान उनके साथ थे और वहां की राजदूत जो है एलिस्का जिगोवा वो भी उनके साथ थी। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में कुछ कूटनीतिक चीजों को लेकर और कुछ शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान को लेकर कुछ इनोवेशन और कुछ विकास को लेकर कुछ बातचीत हुई और कुछ एमओयू साइन हुए। तो बताया जा रहा है कि दोनों देशों में जो विद्यार्थी हैं उनका आदान प्रदान कैसे हो, कैसे राजस्थान के विद्यार्थी जो निम्स में पढ़ते हैं वो वहां जाकर अध्ययन करें और वहां के विद्यार्थी यहाँ निम्स में अध्ययन के लिए आए मेडिकल साइंस और इन विषयों पे। तो इस तरह की बातचीत इसमें निकल कर आई। इससे पहले उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी कई मसलों पे बात की और वो राजस्थान में उन्होंने संभावनाएं तलाशी कि किन किन क्षेत्रों में चेक गणराज्य के साथ मिलकर काम किया जा सकता है। तो उसमें मुख्यतः यही निकल कर आया कि शिक्षा और स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है राजस्थान में, उसमें वहां से कुछ चीजें और वहां के कुछ इनोवेशन उनको राजस्थान में लागू किया जाए, उसमें चेक गणराज्य उनकी मदद करे। लेकिन ये तो देश में हो रही गतिविधि है। अब हम अमेरिका चलते हैं। वहाँ के न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो रही है। 4 जनवरी को निखिल गुप्ता के वकील ने इस केस में एक याचिका दायर की, मोशन कहते हैं वहाँ की भाषा में। निखिल गुप्ता के वकील ने मांग की कि निखिल गुप्ता प्राग की जेल में बंद हैं। अमेरिका के अधिकारी प्राग जाकर निखिल से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन निखिल का केस चल रहा है यूएस की सॉइल पे, यूनाइटेड स्टेट्स के जमीन पे चल रहा है। ऐसे में निखिल गुप्ता के केस से जुड़ी जानकारियां और सबूत हमें सौंपी जाएं। उनका तर्क यह है कि वो निखिल गुप्ता के प्राग के वकीलों को भी ये सौंप सकें ताकि केस की प्रोसीडिंग सही तरीके से हो। अब यहां पे 8 जनवरी को जज ने एक ऑर्डर पास किया अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट से। वो सरकार का वहां की लॉ एजेंसी है, वहाँ कानून मंत्रालय समझ लीजिए, और वहाँ के जस्टिस डिपार्टमेंट से कहा कि आप निखिल गुप्ता के केस से जुड़े सबूत और तमाम जानकारियाँ सौंप दें निखिल गुप्ता के वकील को। 11 जनवरी यानी आज की तारीख को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से इसमें एक ऑब्जेक्शन फाइल किया गया। कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहा कि निखिल गुप्ता अगर अमेरिका की ज़मीन पे है और इस केस के ट्रायल में मौजूद है तो ही हम ऐसा करने के लिए सोचेंगे, वरना हम नहीं देना चाहते हैं। अब यूएस में ये हो रहा है और इंडिया में ये चीज़ें सामने आ रही हैं, बैक चैनल टॉक्स। उम्मीद है कि इस घटना का सच जल्द सामने ही आएगा और जो निर्दोष है और जो दोषी है उनको उनके हिस्से का न्याय डिलीवर किया जाएगा। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। बिहार, बात बिहार के पटना की करेंगे और खबर पर बात करें उसके पहले बिहार से आए ये वीडियोस देखिए। डीएसपी को बर्खास्त करो, इनकलाब जिंदाबाद, घूस लेना बंद करो, वीडियो में आपको क्या दिखा? नारा लगाते लोग, पत्थर चलाते लोग और लाठी लेकर दौड़ाती पुलिस। सबकी मांग एक कि न्याय चाहिए। कैसा न्याय चाहिए?
किस अपराध का न्याय चाहिए। इन सभी लोगों की मांग है कि 2 नाबालिग लड़कियों के बलात्कारियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें उचित सजा दी जाए। दरअसल पटना में एक इलाका है फुलवारी शरीफ। यहाँ के हिंदुनी गांव में महादलित परिवार की 2 नाबालिग बच्चियों का अपहरण किया गया, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं दूसरी बच्ची पटना के एम्स के अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। घटना हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पीड़िता के परिजन पुलिस प्रशासन पर न्याय में देरी बरतने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन गुहार भी जारी है। लेकिन लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों ने फुलवारी शरीफ के भगत सिंह चौक पर आगजनी की, चक्का जाम किया, पुलिस के लोगों के खिलाफ नारेबाजी की। अब मामले को पूरे विस्तार से थोड़ा समझते हैं। सोमवार 8 जनवरी का दिन फुलवारी शरीफ की रहने वाली ये 2 लड़कियां, नाबालिग बच्चियां, अपने घर से निकली। उनका कहना था कि वो गोबर के उपले बीनने जा रही हैं। वो गईं, कुछ देर तक घर नहीं लौटी। घर वालों ने खोजना शुरू किया। रात बीत गई, कोई सुराग नहीं मिला। 9 जनवरी के दिन घर पे एक खबर आई। घर पे खबर ये कि 2 बच्चियां खेत में मिली हैं। घर वाले खेत गए। एक बच्ची का शव पड़ा हुआ था और एक बच्ची वहाँ बदहवास बैठी हुई थी। दोनों के शरीर पे केवल ज़ख्म के निशान दिख रहे थे और कपड़े नहीं दिख रहे थे। कपड़े कहीं दूर फाड़ कर फेंक दिए गए थे। सोचिए एक बार परिजनों का क्या हाल हुआ होगा। उन्होंने अपने बच्चों को जब ऐसे देखा होगा तो मन में क्या सवाल उठे होंगे और क्या जवाब मिला होगा। वो किस हाल में होंगे। वही यहाँ पे भी हुआ। उन पर दुखों का पहाड़ टूटा। वो विलाप करने लगे। भीड़ जमा हो गई। फिर फुलवारी शरीफ पुलिस को बुलाया गया। बच्ची के शव को हिरासत में लिया गया, उसे पंचनामा के लिए भेज दिया गया और जो बच्ची घायल थी उसे पटना के एम्स में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। इस मौके पर फुलवारी शरीफ के एसपी ने जो बयान दिया वो सुनिए। कल हिंदुनी जो ग्राम है वहाँ पर 2 बच्चियां मिली थी, जिसमें एक मृतक थी और एक उसके पास में सबके पास बैठी थी, जिनको घायल अवस्था में थी, उसको एम्स में भेज दिया गया था। और जो दूसरी बच्ची थी उसका जो एफएसएल और जो डॉग स्क्वाड के साथ मौका मुआयना करने के बाद एम्स में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। और उसके बाद हम लोग उसमें इन्वेस्टिगेट आगे कर रहे हैं। अभी तक इस बारे में कि घटना के जो पूरी सत्यता उसके बारे में पूरा पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से ये हुआ है और किसने किया है, परंतु हम लोग इसमें लगे हुए हैं और जल्दी इस कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। जांच के अंदर हम लोग 4 तरीके से काम कर रहे हैं। एक है कि जो गांव में लोगों के बयान है वो लेना, दूसरा है टेक्निकली जो हमारी टीम है वो भी काम कर रही है, साथ ही जो हम लोगों को एफएसएल और जो डॉक्टर जो एम्स के डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो सैंपल्स दिए उनकी भी हम जाँच कर रहे हैं। लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर थे। आरोप पुलिस भर भी लग रहे हैं कि उन्होंने मामले को तुरंत सक्रियता से नहीं डील किया। और असल में पुलिस कर क्या रही है, उनकी जांच कहां तक पहुंची और किन एंगल्स की जांच कर रही है, इसके लिए हमने बात की ग्राउंड पर मौजूद पत्रकारों को जो ये जानकारियां दे रहे हैं। ये कि फुलवारी शरीफ का एक गांव है जहां एक 8 साल की बच्ची थी और एक थोड़ी बड़ी बच्ची थी। एक बच्ची अपने नानी के साथ रहती थी और एक पड़ोस की बच्ची थी। दोनों मिलके लकड़ी चुनने के लिए पड़ोस के गांव की तरफ गए थे। उसके बाद से दोनों बच्चियां लापता हो गई। तो जब दोनों बच्चियां लापता हो गई तो जो बच्ची पड़ोस की थी उसके अभिभावकों ने पुलिस में जाके शिकायत की कि दोनों बच्चियां लापता है, लेकिन पुलिस ने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद अगली सुबह जहाँ की ये घटना है वहां जब लोग गए तो वहां उन्होंने देखा कि एक बच्ची मरी पड़ी हुई है और दूसरी बच्ची खून से लथपथ है और बैठी हुई है। तो ये बच्ची मिली और उसके बाद पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जिस बच्ची की मौत हुई या जो खून से लथपथ है दोनों के साथ रेप हुआ है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है और एक बच्ची की मौत हो गई और एक ट्रॉमा की स्थिति में है और एम्स में भर्ती है। ये घटना हुई। उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। एक तो ये कि पुलिस में शिकायत करने गए थे और पुलिस ने उस वक्त शाम में अगर सुनवाई की होती तो शायद ये घटना नहीं होती। एक तो गुस्सा ये था। दूसरा, दोनों बच्चियां माझी समुदाय की है और जिस मोहल्ले में ये दोनों बच्चियां रहती है उस मोहल्ले में पुलिस की दबिश बहुत होती है, क्योंकि उस मोहल्ले में कहा जाता है कि
चोरी छिपे शराब बनाई जाती है। तो लोगों का गुस्सा ये भी था कि अगर हमारे मोहल्ले पर यह आरोप है कि चोरी छिपे शराब यहाँ बनती है तो लगातार पुलिस आती है, उस वक्त तो पुलिस एक्टिव रहती है, लेकिन जब हमारे साथ कोई हादसा होता है उस वक्त पुलिस हमारा साथ नहीं देती। पुलिस में की जांच में स्थिति यही है कि मतलब पुलिस भी एक तरह से इंतजार ही कर रही है। पुलिस का पूरा फोकस तो अब यह है कि चारों तरफ से प्रेशर है, आंदोलन हो रहा है, उसको संभालना। इसके अलावा सीपीआई एमएल ने भी वहां जाके फैक्ट फाइंडिंग की, वहां गई, विरोध किया, लेकिन पुलिस ऐसा लगता है कि इधर उधर हाथ पैर ही मार रही है। उसमें कुछ उसके हाथ में कुछ मतलब पुख्ता जानकारी नहीं मिली है अभी तक। अमूमन बिहार की पुलिस इस इतने समय में किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाती थी, लेकिन अभी कुछ नहीं उसके पास है। मेरे ख्याल से वो बच्ची के ही थोड़े होश में आने की, थोड़ा सा कुछ कहने की स्थिति में आने की का इंतजार कर रही है। अभी तक आरोपियों का कोई भी सुराग न मिल पाने के कारण गांव वालों का गुस्सा फूट गया। वो प्रदर्शन करने लगे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, चक्का जाम कर दिया और शुरू हो गई राजनीति। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि जल्द ही लोगों को सजा दी जाएगी, लेकिन उन्होंने इसे दुर्घटना या अपराध न कहकर कारनामा कह दिया। इसके बाद भाजपा ने लगाए उन पर गंभीर आरोप। सुनिए। जो भी लोग इस तरीके का कारनामा किए हैं उनको सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। बिहार में जो विधि व्यवस्था है, और जब से नीतीश कुमार जी ने हाथ मिलाया लालू जी से, पुरानी परंपराएं स्थापित हो गई। और जिस प्रकार का वातावरण बिहार में बना है, एक समय था कि लोग सोचते थे कि बिहार लौटे, उद्योग लगाए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ भी बना था वो अब पूरी तौर से समाप्त हो गया है। और मुझे लगता है कि भयावह स्थिति है बिहार की, और इस भयावह स्थिति में खास करके एक राज्य के मुख्यमंत्री जिनकी याददाश्त, जिनकी तबीयत खराब रह रही हो, वैसी स्थिति में बिहार के लोग परेशान हैं। मुझे लगता है कि जो घटना घटी है और जिस पर लोगों का आक्रोश दिखा है, ये बिहार में बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। उम्मीद है कि घायल बच्ची जल्द स्वस्थ हो। उम्मीद है कि पटना की सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर सेफ राज्य होने का दावा करते हुए नेता मंत्री सच में एक सेफ राज्य दे पाएं महिलाओं को, बच्चियों को, लोगों को। उम्मीद है कि प्रदर्शनकारियों पर लाठी भांजती पुलिस इतनी ही ऊर्जा और इतनी ही सक्रियता इस मामले के सही आरोपियों को पकड़ने में दिखाए और उन्हें न्याय तक लेके जाए, ऐसा न्याय जो नज़ीर बन सके। उम्मीद है कि हम समाज को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने साथ के लोगों के लिए एक बेहतर जगह बना सकें। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।